बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय की पुस्तक का नाम जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इस पुस्तक के अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है बच्चों वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। इस चैप्टर के शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वायुदाब और पवनें किस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर कार्य कर रही हैं और उनसे किस प्रकार के पवनों का निर्माण हो रहा है जिससे कि पूरी पृथ्वी इनसे प्रभावित हुई। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे बच्चों वायु राशियाँ और वाताग्र। वायु राशियाँ किसे कहते हैं, वाताग्र किसे कहते हैं और उससे होने वाले क्या क्या प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला है वायु राशियाँ, एयर मासेज। वायु राशियाँ क्या होती है बच्चों? लंबे समय तक यदि अनेक दिनों तक वायु एक स्थायी जगह पर फिक्स रहे तो वो वायु उस स्थान के गुण प्राप्त कर लेती है। ठीक है, और तब वो वायु यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, अर्थात यदि कोई यहाँ पर कोई वायु राशि है, ठीक है, और किसी स्थान पर यहाँ पर है, तो वायु राशि यदि कुछ दिन यहाँ पर रह जाए तो कुछ समय यहाँ पर रह जाए तो इस स्थान के गुण प्राप्त कर लेगी, जैसे कि तापमान कितना है, आर्द्रता कितनी है, दाब कितना, इस प्रकार की चीज़ों का गुण इसमें आ जाएगा। जब ये वायु राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है तो अपने गुणों के आधार पर उस स्थान को प्रभावित करती है। इस तरीके से जो वायु राशियाँ हैं वो काफ़ी बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो ये उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। ठीक है, समांगी मतलब समान क्षेत्र होना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि वायु राशि यदि कहीं पर बन रही है तो उस क्षेत्र पूरा जो क्षेत्र है वो समान होना चाहिए। यदि वो महासागर है तो पूरा क्षेत्र महासागर होना चाहिए, यदि वो महाद्वीप है तो महाद्वीप ही होना चाहिए, यदि ठंडी जगह है तो ठंडी ही होनी चाहिए, यदि गर्म स्थान है तो गर्मी स्थान होना चाहिए। आर्द्रता किस प्रकार का है, तापमान किस प्रकार की है और उसका धरातल किस प्रकार का है, वो समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए पूरी राशि में। कहीं पर ऐसा नहीं हो कि ये आधी वायु राशि तो महाद्वीप पर है और आधी महासागर पर है, तब जाकर के वो वायु राशि नहीं बनेगी। ठीक है, समान क्षेत्र में होनी चाहिए। यह समान क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है, या तो महाद्वीपीय क्षेत्र हो सकता है अर्थात स्थल भाग हो सकता है, या जल भाग के रूप में महासागरीय सतह भी हो सकती है, लेकिन समान होना चाहिए। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु राशि कहलाती है। ठीक है, तापमान और आर्द्रता जैसी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर विशिष्ट गुण अर्थात जिस स्थान पर यह है उस स्थान से यह प्राप्त कर लेती है यदि लंबे समय तक यह अपने स्थान पर रहे, और तब यदि ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाए तो अपने गुणों को प्रदर्शित करती है और उस स्थान को प्रभावित भी करती है। इसे यूं भी परिभाषित किया जा सकता है जैसे कि वायु का वह वृद्ध भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम हो, अर्थात जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी जो भिन्नताएं हैं वो बहुत कम हो, ना के बराबर हो। ठीक है, इस तरीके से भी इसे कहा जा सकता है। वह समांग धरातल जिस पर वायु राशियाँ बनती है उन्हें वायु राशियाँ का उद्गम क्षेत्र कहते हैं। जिस स्थान पर इन वायु राशियों का निर्माण होता है बच्चों उसे वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब किस प्रकार से किया जा सकता है वायु राशियों का वर्गीकरण? कि आधार तल के आधार पर कि कहाँ पर बन रही है, किन स्थानों पर बन रही है। यदि वो महाद्वीपीय स्थानों पर स्थल भाग पे बन रही है तो उसे स्मॉल सी के नाम से लिख देते हैं। यदि वो महासागरीय भाग में बन रही है तो स्मॉल एम उस पर लिख देते हैं। ठीक है, अवस्थिति के आधार पर कि वो कहाँ पर है, ध्रुवीय क्षेत्रों पर है या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर है। यदि ध्रुवीय पर है तो कैपिटल बड़े अक्षर में पी लिख देते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है तो बड़े अक्षर कैपिटल में टी लिख देते हैं, जिसके नाम पर पता चलता है कि इसमें कौन सा विशिष्ट गुण है। नामकरण करने का ये तरीका है बच्चों। ठीक है, नामकरण करने का, उस वायु राशि का हम क्या नाम दें उसका ये तरीका है, यहाँ पर हम आगे देखेंगे। तापमान के आधार पर ही देखें तो गर्म वायु राशि W और शीत वायु राशि को
के रूप में लिखेंगे। वायुमंडलीय दशा के आधार पर यदि स्थिर है वो तो स्मॉल में एस और अस्थिर है तो स्मॉल में यू, अनस्टेबल के रूप में इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से इनका नामकरण हम करते हैं। इनके प्रमुख 5 उद्गम क्षेत्र होते हैं। प्रमुख रूप से इनके 5 उद्गम क्षेत्र होते हैं बच्चों। कौन कौन से? उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। महासागर है वो कहाँ पर है? उष्णीय क्षेत्र में है या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। ठीक है, तो महासागर हो गए। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, मरुस्थल क्षेत्रों में। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल। तीसरा है उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर। उच्च अक्षांशीय का मतलब ध्रुव के नजदीक वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ध्रुवों के समीप उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर। महासागर है कैसे हैं? ठंडे हैं। ठीक है। चौथा है उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र। महाद्वीपीय क्षेत्र है, उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित है। ठीक है। पांचवा है स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिक। अंटार्कटिक या आर्कटिक। यहाँ चौथे से भिन्न क्या है कि चौथे में अतिशीत रूप में तो होता है, लेकिन यहाँ पर पांचवे में क्या होता है? स्थायी रूप से 12 महीने ही हमेशा ही जहाँ पर बर्फ रहे। ठीक है, बर्फ से आच्छादित रहे, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर 5 प्रकार से हमने उद्गम क्षेत्र देखे। और उद्गम क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहां पर वायु राशियों का निर्माण हो रहा है और उस क्षेत्र के गुण वो प्राप्त कर रही है। इसी के आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियां पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि जिसे एमटी हमने कहा, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय राशि सीटी हमने कहा, ध्रुवीय महासागरीय एमपी हमने कहा, ध्रुवीय महाद्वीपीय सीपी हमने कहा, महाद्वीपीय आर्कटिक सीए कहा। उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ गर्म होती है तथा ध्रुवीय वायु राशियाँ ठंडी होती है। जैसे कि हम जानते हैं जो उष्णकटिबंधों पर जो वायु राशि बनेगी वो गर्म होगी और जो ध्रुवों पर बनेगी वो कैसी होगी बच्चों? ठंडी होगी। ये सब हम जानते हैं और यहाँ मानचित्र के द्वारा हम इसको देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार की वायु राशि कहाँ पर बनेगी। ठीक है, जैसे कि हमने सी बच्चों हमने अभी बताया था, जो सी है वो कॉन्टिनेंटल अर्थात महाद्वीपीय क्षेत्र को बताती है। यहाँ पर ये अफ्रीका में सीटी बन रहा है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के आसपास सीटी बन रहा है, यहाँ पर सीपी और सीए बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर सीटी बन रहा है, यहाँ कनाडा में सीपी सीए बन रहा है, ये ग्रीनलैंड में बच्चों सीपी सीए बन रहा है। ठीक है, ये अंटार्कटिका में सीए बन रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में सीटी बन रहा है। तो हमने यह देखा। इसी प्रकार से एम मेरीटाइम जो कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं महासागरीय, तो महासागरों के लिए हमने एम स्मॉल एम का प्रयोग किया था। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अटलांटिक महासागर में एमपी, यहाँ पर एमई, यहाँ पर एमटी, यहाँ एमटी, एमई, एमटी, एमपी, यहाँ पर एमपी, एमटी, एमई, एमटी, इस तरीके से ये इनका निर्माण होता है। उनका नामकरण भी हमने इसी प्रकार से किया है जिस तरीके से यह पाई जाती है। उस उद्गम क्षेत्र के गुणों से युक्त जो वायु राशि है उन्हीं के आधार पर हमने इसका नामकरण किया है। ठीक है, इस प्रकार की जो वायु राशियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगला है बच्चों वाताग्र। वायु राशियों को हमने देखा, इसके पश्चात है वाताग्र। अब वाताग्र क्या होता है इसको हमें देखना है। बच्चों हम ये जानते हैं कि जो वायु होती है, जो पवनें होती है, इनका तापमान अलग अलग स्थानों से आने के कारण अलग अलग होता है। अलग अलग तापमान की जो वायु होती है वो आपस में यदि टकराएगी तो सीधे तौर पर टकरा करके आपस में अभिसरित नहीं होगी। तो वो किस प्रकार से होती है बच्चों? तो यदि यहाँ पर एक प्रकार की वायु राशि है और यहाँ पर दूसरे प्रकार की, अर्थात यदि उनके तापमान में अंतर है और यदि इनमें तापमान में अंतर है तो सभी चीज़ों में अंतर होगा, उनके आर्द्रता में भी अंतर होगा, उनके दाब में भी अंतर होगा। यदि तापमान में अंतर है तो उसमें सभी चीज़ों में अंतर होगा और अंतर होने के कारण वो सीधे तौर पर अभिसरित नहीं होगी। सीधे तौर पर अभिसरित नहीं होगी, उनमें बीच में फ्रंट बनेगा, अर्थात वो एक दूसरे में मर्ज होने के लिए कुछ समय रुकेगी। ठीक है, उसका विरोध करेगी, सामने वाली वायु राशि का विरोध करेगी कि यदि वो गर्म है तो ठंडी वायु राशि का विरोध करेगी और यदि ठंडी है तो गर्म वायु राशि का विरोध करेगी। और वो जो
कुछ समय के लिए जो रुक जाता है उसे कहते हैं फ्रंट या वाताग्र। ठीक है, तो यहां पर ये देखा, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। वैसे बच्चों यदि देखा जाए तो यह वाताग्र बनने से लेकर के उसके समाप्त होने की दशाओं को ही बताता है। ठीक है, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र, ये 4 प्रकार के वाताग्र हमने यहाँ पर देखे। तो वाताग्र होते क्या हैं? हमने देखा कि जब दो भिन्न प्रकार की जो वायु राशि आपस में टकराती है तो सीधे तौर पर अभिसरित ना होकर के कुछ समय रुक जाती है, कुछ समय वो वहाँ पर ही फ्रंट का निर्माण करती है। ठीक है, वहाँ पर एक फ्रंट का निर्माण करती है और जब वो फ्रंट आपस में चक्रवातीय दशा में जब बनता है तो चक्रवातीय दशा में होते हुए धीरे धीरे वो वायु राशियाँ एक दूसरे में घुलने लग जाती है और घुलने के पश्चात वो आपस में मिल जाती है और आगे अपना स्थान बनाती हुई चलती है। तो इसे क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं। यहाँ पर ये देखा। अब कोल्ड वाताग्र अर्थात शीत वाताग्र में क्या होता है बच्चों? नाम से पता चल रहा है शीत वाताग्र में जो ठंडी वायु राशि है वो ज़्यादा प्रबल होती है। बच्चों यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो ठंडी वायु राशि होती है वो नीचे बैठती है। हमने पहले भी देखा था जो ठंडी यदि अर्थात तापमान जिसका कम होगा वो नीचे बैठेगी और जो जिसका तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है, और जो गर्म होगी वो ऊपर की ओर आएगी। तो इन चीज़ों का जो वाताग्र, इन दोनों वायु राशियों का जो वाताग्र बनेगा इनमें भी चेंज मिलेगा। ऐसा वाताग्र बच्चों जिसमें ठंडी वायु राशि ज़्यादा प्रबल होती है और ज़्यादा प्रबल होने के कारण यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं नीचे की ओर गर्म वायु राशि के नीचे की ओर धंस जाती है और गर्म को अपने ऊपर उठा लेती है। ठीक है, यदि ठंडी ज़्यादा प्रबल होती है तो गर्म के नीचे घुस जाती है और घुस करके गर्म को ऊपर की ओर उठा लेती है। ठीक है, और इस प्रकार के वाताग्र का निर्माण बनता है, उसे शीत वाताग्र कहते हैं। ठीक है, जबकि बच्चों जो वाम फ्रंट होता है, उष्ण वाताग्र होता है, उसमें क्या होता है, जो गर्म वायु राशि होती है वो ज़्यादा प्रबल होती है और वो ठंडी वायु राशि के बिल्कुल ऊपर की ओर बन जाती है और यहाँ इसका जो फ्रंट है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इसका जो फ्रंट है वो इस प्रकार से बनता है। साथ ही बच्चों अचर जो वाताग्र है, ये एक्चुअल में अचर जो वाताग्र है बच्चों वो शुरुआती अवस्था होता है। वाताग्रों की शुरुआती अवस्था होती है जब वाताग्र बनना शुरू होते हैं, उससे पहले की अवस्था होती है अचर वाताग्र। ठीक है, जो चौथा है अधिविष्ट वाताग्र बच्चों, यह इसके पश्चात की अवस्था होती है कि वाताग्र जब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, वाताग्र समाप्त होने के पश्चात जो विपरीत दिशा से आने वाली जो वायु राशि है वो अपनी अपनी ओर चली जाए, अपनी दिशा प्राप्त कर ले, उसे क्या कहते हैं? ओकुलेटेड या अधिविष्ट वाताग्र। ठीक है बच्चों, शीत वाताग्र का देखते हैं। जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप में उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यहाँ पर बच्चों कोल्ड फ्रंट बन रहा है, यहाँ पर कूल एयर ठंडी वायु राशि आ रही है, वो कहाँ? इसके नीचे की ओर, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों ठंडी वायु राशि नीचे होगी और जो गर्म होगी वो ऊपर होगी। अब प्रबल कौन है, डिपेंड ये करता है प्रबल कौन है। यदि ठंडी वायु राशि प्रबल है तो वो नीचे की ओर आकर के आ जाती है। ठीक है, और गर्म वायु राशि को ऊपर उत्थित कर देती है। जबकि यदि गर्म वायु राशि यदि प्रबल है तो वो पूरी तरीके से ठंडी वायु राशि के ऊपर आ जाती है और जो ढाल बनेगा, जो वाताग्र बनेगा वो लगभग समतल बनेगा, अर्थात उसमें बहुत ज़्यादा ढाल नहीं होगा। जबकि शीत वाताग्र में ढाल लगभग खड़ा होता है। यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि इनका जो ढाल बन रहा है वो खड़ा ढाल है। ठीक है, क्यों खड़ा है बच्चों? क्योंकि ठंडी वायु राशि गर्म को ऊपर उठा रही है और गर्म वायु राशि का उठना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उष्ण वाताग्र। यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप में ठंडी वायु राशियां के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। और यहां पर जो गर्म वायु राशि है उसका जो फ्रंट बनेगा वो बिल्कुल, देखो यहां पर पिछले वाले में देखते हैं, पिछले वाले में बिल्कुल खड़ा ढाल बन रहा है। ठीक है बच्चों, और यहां पर गर्म में खड़ा ढाल ना बन करके
ढाल क्या है, कम है, यहाँ पर ढलान क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरीके से उष्ण वाताग्र में जो गर्म वायु है वो ठंडी वायु पर चढ़ जाती है। और यहाँ पर ढलान हम देख सकते हैं कैसा है, ढाल कैसा है, समतल है, अर्थात लगभग समतल है, बहुत ज़्यादा ढाल नहीं पाया जाता है। इसके बाद है बच्चों अधिविष्ट वाताग्र। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उड़ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। पूरी तरीके से यदि एक वायु राशि धरातल से ऊपर उड़ जाए अर्थात वो समाप्त हो जाए, वाताग्र समाप्त हो जाए, तो उसे अधिविष्ट वाताग्र भी कहते हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो ठंडी वायु राशि थी, यहाँ पर कोल्ड एयर थी, वो पूरी तरीके से नीचे आ गई है, कंप्लीट अपना कार्य कर चुकी है, और गर्म वायु राशि ऊपर की ओर उठ चुकी है। अर्थात वाताग्र में जो टकराहट थी वो खत्म हो चुकी है, और खत्म होने के पश्चात जो ठंडी वायु राशि नीचे आ गई और गर्म वायु राशि पूर्णतः ऊपर आ चुकी है, इसे हम अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। इसके बाद अचर वाताग्र है। जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इसे अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु राशि ऊपर नहीं उठती है। ठीक है, ये शुरुआती अवस्था होती है। ठीक है, यहाँ पर शुरुआती अवस्था हमने यहाँ पे देखी, इसे अचर वाताग्र कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास में हमने वायु राशियां और वाताग्र का अध्ययन किया। अगली क्लास में हम चक्रवात का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।